नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। बात करेंगे उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की तमाम खबरों की, लेकिन शुरुआत 4 मिनट 18 मंडल से कर लेते हैं। उन्नाव के एक डला गांव के दौरा पड़ने से युवती आग में गंभीर रूप से झुलसी। घायल को बागरमाऊ सीएचसी में एडमिट करना पड़ा, जहां से लखनऊ ट्रॉमा सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। ललितपुर के लडवारी गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ पर रस्सी से बंधा मिला युवक का शव मिलने से गांव में मचा हड़कंप। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस, पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा। मामले में जांच पड़ताल जारी। लखनऊ में यातायात निरीक्षण ने चालकों परिचालकों को यातायात नियमों की दी जानकारी। ट्रेनिंग में बड़ी संख्या में ड्राइवर और कंडक्टरों ने लिया भाग। इस दौरान सीनियर प्रबंधक, सीनियर स्टेशन इंचार्ज सहित कई पर्यवेक्षक भी मौजूद रहे। सहारनपुर में जीएसटी छापेमारी के विरोध में व्यापारियों ने निकाला मार्च। व्यापारियों ने बंद की अपनी दुकानें। पूर्व बीजेपी सांसद राघव लखनपाल शर्मा का किया घेराव। व्यापारियों ने कहा, बीजेपी वाले सुल्ले व्यापारी चोर नहीं है। मथुरा के गोविंद नगर में गेम खेलते समय अचानक ब्लास्ट हुआ फोन। गेम खेल रहा बच्चा गंभीर रूप से झुलसा। परिजनों ने अस्पताल में एडमिट करवाया। कुशीनगर के कप्तानगंज में बालू खनन माफियाओं पर चला है प्रशासन का बुलडोजर। छापेमारी कर 5 ट्रॉली बालू को नदी में किया गया, नदी में बहाया। मौके पर मिली नावों को भी प्रशासन ने तोड़ा। आगरा में नहीं रुक रही है टप्पेबाजी की घटनाएं। ऑटो में बैठी महिला सवारी के साथ हुई वारदात। चोर महिलाओं ने गैंग बनाकर कैश और ज्वेलरी चोरी की घटना को दिया अंजाम। प्रतापगढ़ में मामूली विवाद के चलते 5 वर्षीय मासूम बच्ची की पक्की सड़क पर पटक कर हत्या। हत्यारा हुआ फरार। परिजनों में मचा कोहराम। पुलिस से लगाई न्याय की गुहार। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री आवास पर मैराथन बैठक का आयोजन किया गया और बैठक में संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी समेत तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में निकाय चुनाव को लेकर आगामी कार्यक्रमों को लेकर चर्चा भी हुई है। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आज चली मैराथन बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें नगर निकाय चुनाव को लेकर चर्चा हुई कि नगर निकाय किस तरीके से लड़ा जाए, क्या भाजपा की सहयोगी पार्टियां भी इस निकाय में शामिल की जाएं। ये सब बैठक में चर्चा होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोर कमेटी की सीएम आवास पर बैठक बुलाई। सीएम आवास पर बैठक समाप्त हो चुकी। इस बैठक में मीटिंग में क्या कुछ हुआ या फिर आने वाले चुनाव में नगर निकाय में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन रहना चाहिए, क्या जो सहयोगी दल हैं उनको भी शामिल किया जाए या फिर जातिगत जिस तरीके से समीकरण बने हैं उनको किस तरीके से प्रत्याशी उतारे जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को इस समय जिताऊ प्रत्याशी की तलाश होगी। और इस बैठक के दौरान सबसे बड़ा जो मुद्दा रहा है वो मैनपुरी चुनाव और खतौली की हार भी है। इसका भी मंथन जरूरी था और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब बैठक ले रहे थे तो इस समय यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह, तमाम संगठन के बड़े नेता मौजूद रहे। क्या प्रसन्न आशीष के साथ अनूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आज चली मैराथन बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें नगर निकाय चुनाव को लेकर चर्चा हुई कि नगर निकाय किस तरीके से लड़ा जाए, क्या भाजपा की सहयोगी पार्टियां भी इस निकाय में शामिल की जाएं। ये सब बैठक में चर्चा होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोर कमेटी की सीएम आवास पर बैठक बुलाई। सीएम आवास पर बैठक समाप्त हो चुकी। इस बैठक में मीटिंग में क्या कुछ हुआ या फिर आने वाले चुनाव में नगर निकाय में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन रहना चाहिए, क्या जो सहयोगी दल हैं उनको भी शामिल किया जाए या फिर जातिगत जिस तरीके से समीकरण बने हैं उनको किस तरीके से प्रत्याशी उतारे जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को इस समय जिताऊ प्रत्याशी की तलाश होगी। और इस बैठक के दौरान सबसे बड़ा जो मुद्दा रहा है वो मैनपुरी चुनाव और खतौली की हार भी है। इसका भी मंथन जरूरी था और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब बैठक ले रहे थे तो इस समय यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह, तमाम संगठन के बड़े नेता मौजूद रहे।
पार्टी कार्यालय में आज चली मैराथन बैठक में तमाम और वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काशी विश्वनाथ के मंदिर में पूजा अर्चना की है, जिसके बाद सीएम योगी ने वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में आयोजित यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 2022 कार्यक्रम में वो पहुंचे, जहां पर उन्होंने प्रदेश सरकार के विभिन्न कार्यों का जिक्र किया है। उन्होंने कोरोना संक्रमण काल में लोगों को राहत पहुंचाने की बात कही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब पूरी दुनिया कोरोना संक्रमण के काल से जूझ रही थी तो उत्तर प्रदेश ने मॉडल पेश किया। सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में तेजी से विकास कर रही है, हर वर्ग इससे लाभान्वित हुआ और आज यहां कई हेल्थ एक्सपर्ट आए हैं। कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने भी मौजूद रहे। समय पे और आवश्यकता के अनुरूप निर्णय लेने की सामर्थ्य और स्वयं उसको देश के प्रधानमंत्री स्वयं लीड कर रहे थे, उसका नेतृत्व कर रहे थे। जब जैसी आवश्यकता पड़ी उस प्रकार के पूरे देश के साथ सीधे संवाद बनाना, उस प्रकार के कार्यक्रमों को साथ जुड़ना। कोरोना नहीं आया था, देश के अंदर लॉकडाउन की आवश्यकता थी, प्रधानमंत्री जी ने जान है जहां है की बात कही और पूरा देश उनके साथ खड़ा हो। लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ पूरा देश प्रधानमंत्री जी के साथ एक साथ ताली पीट रहा है, घंटा बजा रहा है, एक साथ लॉकडाउन का पालन कर रहा है। 140 करोड़ की आबादी दुनिया के उन देशों के लिए एक अद्भुत था जो लोग मानते थे कि उनके देश में डेमोक्रेसी नहीं, इसलिए वे शासन की व्यवस्था का अच्छा हिस्सा बने हुए, लेकिन कोरोना में सब चल रहा है, सत्ता ही पलट गई, पब्लिक वहां सड़कों पे आ गई। लेकिन भारत के अंदर 140 करोड़ की आबादी प्रधानमंत्री मोदी जी के एक एक आदेश को मंत्र मानकर इसका पालन कर रही है। और वे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज अपनी पत्नी और मैनपुरी से सांसद का चुनाव जीतने वाली डिंपल यादव के साथ दर्शन करने के लिए धर्मनगरी वृंदावन पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने बड़े ही भक्तिभाव से श्रद्धा के साथ बांके बिहारी की चौखट पर अपना माथा उन्होंने टेका है। पूजा अर्चना के साथ ही सेवायत गोस्वामियों की ओर से उनका माला और प्रसाद देकर भगवान का आशीर्वाद उन्होंने दिया। और इसके बाद अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा और कहा कि हम तो सबको साथ रखकर प्रेम से मिलजुल कर रहने का संदेश देते हैं, लेकिन बीजेपी हमेशा से राजनीति का तरीका बीजेपी का अलग है, वो नफरत करके राजनीति करना चाहती है। लोग जोड़े, आपस में मिलके रहें, मिलजुल की संस्कृति हो, भाईचारे की संस्कृति हो, एक दूसरे का हम सम्मान करें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का रास्ता अलग है, वो नफरत करके राजनीति करना चाहते हैं, वो लोगों को लड़ा के राजनीति करना चाहते हैं, वो कुछ लोगों को अमीर बनाना चाहते हैं और सबको गरीब बनाना चाहते हैं। जिस समय इन्हें वोट चाहिए था, चना दे रहे थे, रिफाइंड तेल दे रहे थे, नमक दे रहे थे, गेहूं दे रहे थे, वोट मिल गया, सब साफ कर दिया इन्होंने। जिन्होंने सपना दिखाया था नौजवानों को हम नौकरी रोजगार देंगे, आज नौजवान भटक रहा है नौकरी रोजगार के लिए, और उसका आपने नाराजगी देखी है, अभी मैनपुरी में नाराजगी देखी। और वही केंद्रीय सूचना और प्रसारण और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर को खेल से बहुत ही अधिक लगाव रहा है। जब भी उन्हें मौका मिलता है तो वो खेल में अपना हाथ जरूर आजमाते हैं। और वहीं आज अनुराग ठाकुर बीएचयू में आयोजित काशी तमिल संगमम में वो पहुंचे हैं और संगमम के तहत आयोजित फ्रेंडली मैच में अनुराग ठाकुर ने क्रिकेट में अपना हाथ आजमाया और अपने पुराने दिनों को याद किया है। खेल महोत्सव के दौरान अनुराग ठाकुर ने कहा कि काशी तमिल संगमम एक ऐसी सोच है जो भारत श्रेष्ठ भारत की सोच को बल देती है। कला, संस्कृति, साहित्य क्षेत्रों में जो काशी और तमिल का मेल है, यही हजारों साल पुराना है। इस महोत्सव के जरिए उसको फिर एक बार जीवित किया गया है। देश के सबसे प्राचीनतम शहर, और मैं तो कहूँगा दुनिया के सबसे प्राचीनतम शहर बनारस, काशी, और इसका और तमिलनाडु का एक बहुत पुराना संबंध भी है, कला, संस्कृति, साहित्य का। और खुशी इस बात की है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की सोच को आगे बढ़ाते हुए 2500 से ज़्यादा विद्वानों को, व्यापारियों को, युवाओं को, हथकरघा उद्योग के लोगों को, महिलाओं को, युवाओं को, सबको तमिलनाडु से बनारस आने का अवसर दिया है।
और वहीं लखनऊ में कानपुर मंडल डेलीगेट्स के चुनाव और लखनऊ लीग का वार्षिक सम्मेलन कैप्टन बंधु गेस्ट हाउस में यह संपन्न हुआ, जिसमें लखनऊ आईएसएल के अलावा तमाम जिलों के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया है। इटावा जिले के अध्यक्ष सूबेदार मेजर रघुराज सिंह के साथ आए सदस्यों ने सभा में व्यवधान डालने की कोशिश की और जमकर हंगामा करते हुए वापस वो चले गए। इसके बाद इलेक्शन अधिकारी कर्नल शैलेंद्र शंकर लाल ने इंडियन एक्स सर्विसेज लीग लखनऊ के अध्यक्ष सूबेदार मेजर ऋषि कुमार दीक्षित को निर्विरोध लखनऊ कानपुर मंडल का डेलीगेट्स निर्वाचित किया है और आखिर में यूपी लीग मेजर जनरल अहलावत ने धन्यवाद ज्ञापित किया है। मैं जनता टीवी को धन्यवाद देता हूं जो कि हमारी बात जानने के लिए मुझसे कांटेक्ट किया और हमने उनसे कांटेक्ट किया था अपनी बात बताने के लिए। मैं इंडियन एक्स सर्विसेज लीग लखनऊ का अध्यक्ष हूं और आज कानपुर लखनऊ मंडल के डेलीगेट्स का चुनाव था, जो कि मेन बॉडी दिल्ली की कार्यकारिणी का चुनाव करेंगे आगे के लिए। तो आज उसी की इवेंट थी और चुनाव बड़ा सक्सेसफुल रहा और साथ ही इंडियन एक्स सर्विसेज लीग लखनऊ का वार्षिक सम्मेलन भी था आज। तो ये लगभग 11 बजे कैप्टन बंधु गेस्ट हाउस एंड लॉन शहीद पथ पे शुरू हुआ था और लगभग 5 बजे समाप्त हुआ है। इलेक्शन बड़े अच्छे तरीके से हुआ। थोड़ा सा इटावा के कुछ जो लोग आए थे उन्होंने विरोध प्रदर्शन करते हुए चले गए। बाद में फिर इलेक्शन की कार्रवाई बड़ी सुचारू रूप से चली और चूंकि नामांकन मेरा ही था और दूसरा किसी ने नामांकन किया तो शायद वो प्रॉपर उचित फॉर्मेट में नहीं था, तो उसको इलेक्शन अफसर कर्नल शैलेंद्र कुमार लाल ने उसको रद्द घोषित करते हुए फिर जो है लखनऊ के अध्यक्ष को निर्विवाद और रूप से उनको जो है चयनित घोषित किया गया। और बच्चों के एजुकेशन से लेकर के उनके पेंशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है या कोई अनैतिक रूप से उनको परेशान करने की कोशिश कर रहा है, तो उसको हम लोग कोशिश करते हैं कि समस्या का समाधान सौहार्दपूर्ण तरीके से निकले और किसी कोई परेशानी नहीं हो। और वही स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत होने वाले स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की तैयारियां लखनऊ नगर निगम ने शुरू कर दी हैं, जिसको लेकर लोगों में अवेयरनेस का प्रसार करने को लेकर एक बड़े स्तर पर अभियान और सफाई संबंधी काम ये करवाए जा रहे हैं। इसी क्रम में नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह के रविवार को एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें निगम के कर्मचारी, आम लोगों के साथ दिव्यांगजनों ने भी प्रशिक्षण लिया है। और वहीं फर्रुखाबाद जनपद के दौरे पर पहुंचे कारागार एवं होमगार्ड राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति कारागार फतेहगढ़ का निरीक्षण करने वो पहुंचे हैं और कारागार के मुख्य द्वार पर उपस्थित जेल गार्ड ने राज्य मंत्री को सलामी दी और इसके बाद राज्य मंत्री ने जेल के अंदर पहुंचकर बंदियों से सीधा संवाद किया और उनकी समस्याओं को भी सुना है। साथ ही राज्य मंत्री ने जेल की व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त करते हुए साफ सफाई और स्वव्यवस्था की जमकर तारीफ की है। और इस दौरान धर्मवीर प्रजापति ने ओडीओपी के तहत जिला जेल में हैंडबॉल प्रिंटिंग कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया है। और वहीं बाराबंकी में बैठक के दौरान बीजेपी विधायक के बोल बिगड़ गए। हैदरगढ़ विधानसभा से विधायक बने दिनेश रावत ने कहा है कि जो लोग बीजेपी से टिकट मांग रहे हैं, अगर टिकट नहीं मिला तो वो लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे और बीजेपी से टिकट ना मिलने के बाद हमारे प्रत्याशी के खिलाफ लड़ेंगे तो हम बुलडोजर भेजेंगे। यह बयान विधायक ने नगर पालिका और नगर पंचायत के प्रत्याशियों को लेकर दिया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि बैठक में बीजेपी नेता और कार्यकर्ता के साथ बीजेपी जिला अध्यक्ष और महामंत्री भी मौजूद थे। अब विधायक की बयानबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। और मैं यूपी में चुनावी मौसम का दौर जारी है। उपचुनाव के बाद अब सभी की निगाहें स्थानीय नगर निकाय चुनाव पर टिकी हुई हैं। ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि उनकी पार्टी निकाय चुनाव अकेले लड़ेगी और इसी को लेकर जनता टीवी ने सुभाषपा के महासचिव और पूर्व राज्य मंत्री अरविंद राजभर से खास बातचीत भी की है। उपचुनाव का तो दौर खत्म हो गया, लेकिन अब सभी की निगाहें हैं स्थानीय नगर निकाय चुनाव पे। लेकिन उसमें सबसे खास जो केंद्र में है ये ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा है। इस वक्त हमारे साथ सुभाषपा के महासचिव पूर्व राज्य मंत्री अरविंद राजभर है। उनसे ही जानेंगे अगला ताल किसी के साथ ठोकेंगे या अकेले ठोकने वाले हैं। इनसे ही बात करते हैं। अरविंद जी, उपचुनाव का तो माहौल देख लिया, सपा भी संतुष्ट है, भाजपा भी संतुष्ट है अपनी अपनी जगह पे, लेकिन सवाल अब स्थानीय नगर निकाय चुनाव पे है। ओम प्रकाश राजभर का पाला कुछ नहीं समझ में आ रहा है। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को समझना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जब भी कोई ताल ठोकती है तो अपने बाहुबल के दम पर ठोकती है
और अपने कार्यकर्ताओं के बल पर ठोकती है और अपने संगठन के बल पर ठोकती है। कहीं न कहीं आने वाले नगर निकाय के चुनाव की तैयारियां हम लोग पूर्व से ही करते चले आए हैं और सबसे खुशी की बात यह है कि हम लोग जब से पार्टी बनाए हैं ये दूसरी बार हम लोग पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं और लक्ष्य हमारा ये है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी नगर पंचायत नगर निकाय के चुनाव में अकेले चुनाव लड़ेगी। और पिछली बार हमने चुनाव लड़ा था, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था। लगभग हम सभासदों में 74 सीट हमने सभासद की जीती थी, लगभग 18 हमने नगर पंचायत अध्यक्ष जिताए थे चुनाव। इस बार संगठन और मजबूत है। लगभग 1 साल से हम लोग शहरों में काम कर रहे हैं, नगर पंचायतों में काम कर रहे हैं और सब इससे अच्छी बात यह है कि बहुत सारे जो नगर पंचायत नए बने हुए हैं उसमें मैक्सिमम ग्रामीण जो एरिया आया हुआ है वो हमारे संगठन के लोगों का आया हुआ है। तो इस बार बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा और नगर पंचायत चुनाव से उत्तर प्रदेश की सरकार या देश की सरकार के सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, लेकिन हाँ, नगर पंचायत का चुनाव आने वाले 2024 के चुनाव में एक अच्छा रास्ता अख्तियार करेगा, एक माहौल क्रिएट करेगा कि आखिर किसका जलवा भी कायम है। लेकिन आपने शुरुआती सवाल के जवाब में ही कहा कि ओम प्रकाश राजभर को समझना मुश्किल नहीं नामुमकिन है और ये आपका जो जवाब है बिल्कुल सही है, क्योंकि जब ओम प्रकाश राजभर सपा से अलग हुए तो उन्होंने कहा कि हम जात ही बसपा के साथ। बसपा ने तुरंत खंडन कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि हम जात ही कांग्रेस के साथ, उसने भी खंडन कर दिया। लेकिन अब ये माना जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर को भाजपा ही छोड़िए कोई पार्टी अब भाव ही नहीं दे रही है, ये मजबूरन आपको अकेले अब चुनाव लड़ना पड़ रहा है। ओम प्रकाश राजभर किसी को भाव नहीं दे रहे हैं। अगर देखा जाए तो सबका देखने का अलग अलग नजरिया है, लेकिन सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी बीएसपी से क्यों गठबंधन करेगी? ये तो ओम प्रकाश राजभर से पूछना चाहिए। बीएसपी से बड़ी पार्टी तो हमारी खुद की पार्टी है। बीएसपी के लोग कह रहे हैं कि अगर सुभाषपा से गठबंधन हो जाता तो हम 1 से 10 हो सकते हैं। 10 कौन कह रहा है? ये लोग में कौन है? बीएसपी के जो बचे हुए कार्यकर्ता हैं, जो ग्रामीण स्तर पर लतियाए जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, क्योंकि बहन मायावती जी तो बोल तो पा नहीं रही हैं, वो कार्यकर्ताओं को लावारिस छोड़ दी हैं। तो जो लावारिस बीएसपी के कार्यकर्ता हैं वो लोग इस चीज को कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर का साथ मिल जाता तो हमारा भी कल्याण हो जाता। रही बात समाजवादी पार्टी की, राजनीति में संभावनाएं हमेशा बनी रहनी चाहिए और बनती भी लगातार रहती हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने समाजवादी पार्टी का त्याग नहीं किया, समाजवादी पार्टी ने सुभाषपा का त्याग किया। तो समाजवादी पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है। हम तो नहीं जा रहे हैं कि भैया हम नगर पंचायत के चुनाव में अब तोहरे साथ में रहल चाहते ही, हम ये कहने भी नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ये आपने भी जो बोला कि समाजवादी पार्टी ने सुभाषपा का त्याग किया, मतलब भविष्य में अगर सुभाषपा को मिलाना चाहे, क्योंकि अब देखिए उत्तर प्रदेश का जो चुनावी माहौल है वो बहुत बदल रहा है। शिवपाल यादव अब आ गए हैं मंच पे, समाजवादी पार्टी वो भी गदगद है पूरे खुशी से। लेकिन सवाल ये है कि क्या भविष्य में ऐसा हो सकता है कि अगर ओम प्रकाश राजभर को, क्योंकि शिवपाल यादव से संबंध कैसा है ये पूरी राजनीतिक गलियारे में पता है, कि एक मंच पे आ जाए मनाने जुनाने पे? देखिए, वो वही समाजवादी पार्टी है जिसमें माननीय शिवपाल यादव जी प्रवेश, धीरे धीरे बोल रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूं, माननीय शिवपाल यादव जिस समाजवादी पार्टी में प्रवेश कर रहे हैं किए हैं, वही समाजवादी के नेता शिवपाल यादव को ब्लैकमेलर भी कहा करते हैं। शिवपाल यादव को बहुत सारे शब्दों से नवाजा गया, लेकिन वो कहते हैं ना कि विपत्ति में शिवपाल जी ने साथ दिया, उन्होंने करके दिखा भी दिया। तो ऐसा नहीं है, राजनीति में सारे दरवाजे खुले रहते हैं। ये तो लोग कह रहे हैं कि बीजेपी भाव नहीं दे रही। भाई वोट किसको नहीं चाहिए? बीजेपी अगर भाव नहीं देती या बीजेपी हमारे महत्व को नहीं समझती तो पूर्वांचल में धुआं थोड़ी निकाल लेते बीजेपी का। 4-5 जनपदों में हमने 0 कर दिया। जिस जनपद में 7 सीट थी वहां हमने 1 सीट पर लाके खड़ा कर दिया बीजेपी को। हमारी ताकत का एहसास सपा को भी है, बीजेपी को भी है। हम अपनी ताकत का एहसास अभी 18 तारीख को कराएंगे कि जिस महिलाओं को लेकर के कहा जाता है कि देश की एक्चुअल संस्कृति सभ्यता महिलाओं में निहित है, उन महिलाओं को छोड़ दिया गया है उन सत्तासीन या विपक्षी पार्टियों के द्वारा। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी 18 तारीख को मऊ के मैदान से दिखाएगी 1.5 लाख से ज्यादा महिलाओं को जुटा करके ये संदेश देगी देश स्तर पर कि महिलाओं को भी 50% आरक्षण चाहिए हर क्षेत्र में। और मैं रुड़की में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जीवनदीप अकेडमी गुरुकुल में वार्षिक उत्सव में वो पहुंचे हैं और इस दौरान उन्होंने वार्षिक उत्सव का उद्घाटन किया और आश्रम के मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की। महामंडलेश्वर योगी
यतींद्रानंद गिरी का आशीर्वाद उन्होंने लिया है। और कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कई क्षेत्रों में नई क्रांति के साथ काम किए जा रहे हैं। नई शिक्षा नीति को प्रदेश में लागू किया गया है। सभी विद्यार्थियों के साथ, सभी बच्चों के साथ, अभिभावकों के साथ, सभी के साथ मिलना हुआ है यहाँ पर और शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम हो रहा है। वहीं जहाँ देश के अंदर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई है उसको उत्तराखंड राज्य के अंदर हम ने लागू किया है। उसमें तमाम आयामों को आगे बढ़ाने का काम हो रहा है और नई शिक्षा नीति के आने से निश्चित रूप से हमारे विद्यार्थियों का जो शैक्षिक स्तर है, जो उनका मानसिक स्तर है, जो उनका कौशलम है, हर प्रकार से उसमें वृद्धि होगी और ये सारे विद्यालय भी उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। सभी को मैं शुभकामनाएं। और वहीं कोटद्वार में आज सिद्धबली बाबा अनुष्ठान महोत्सव के आखिरी दिन जागर और मंडान का विशाल आयोजन यह किया गया था और राहगीरों को प्रसाद वितरण भी किया गया। इस दौरान पतंजलि योगपीठ के आचार्य बालकृष्ण भी महोत्सव का हिस्सा बने हैं, जहां पर उन्होंने कहा कि श्री सिद्धबली धाम मंदिर एक दिव्य और अमूल्य स्थान है और देवभूमि ये एक जागृत स्थान है और देश दुनिया से लोग यहां पर आते हैं। यहां के स्थानीय लोगों की श्रद्धा और भक्ति देखते ही बनती है। ये दिव्य स्थान है, अद्भुत स्थान है, जागृत स्थान है। ये साक्षात सिद्धबली एक तरह से जागृति की अनुभूति है कि इतने लोग यहाँ पर पूरे देश और दुनिया से भी आ रहे हैं और स्थानीय लोगों की जो श्रद्धा और भक्ति है वो देखते ही बनती है और लोगों को यहाँ से आकर के अपने कल्याण के लिए जरूर सिद्धबली के दर्शन करने चाहिए। और देहरादून के जॉली ग्रांड में एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बन पाएगा या फिर नहीं, यह रिपोर्ट से तय किया जाएगा। प्रदेश सरकार ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से जल्द ही फिजिबिलिटी सर्वे करने का अनुरोध किया है और पहले से संचालित हो रहे एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने के लिए सरकार इसके विस्तारीकरण की योजना पर काम कर रही है और इसके लिए एयरपोर्ट के आसपास करीब 28 एकड़ भूमि इसकी आवश्यकता है। और अभी प्राधिकरण की ओर से राज्य सरकार को सर्वे के संबंध में कोई सूचना नहीं मिली है, लेकिन सरकार यह उम्मीद कर रही है कि अगले 1 महीने में प्राधिकरण की टीम देहरादून आ सकती है। देहरादून को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अगर एयरपोर्ट करना है तो हम लोगों को कुल मिला के 3500 मीटर का रनवे लेंथ होनी चाहिए। अभी जो ऋषिकेश की तरफ एक्सपेंशन के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं उसमें हम लोगों ने 87 हेक्टर्स के करीब फॉरेस्ट लैंड ट्रांसफ़र के लिए प्रस्ताव चलाया हुआ है और वो अगर हम लोग अगर लैंड अधिग्रहित करते हैं तो हम लोगों को लगभग 2600 मीटर के अनुमानतः हम लोगों का विस्तार हो जाएगा। और वहीं एशियाई कराटे चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए इंडिया कराटे टीम रवाना हो रही है। कराटा इंडिया ऑर्गेनाइजेशन के नेतृत्व में देश के अलग अलग राज्यों से खिलाड़ी एशियाई कराटा चैंपियनशिप में हिस्सा लेते हैं, जिसमें उत्तराखंड के खिलाड़ी भी शामिल हैं, जिनको आज कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने सम्मानित किया और उनका मनोबल भी बढ़ाया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि इस बार भी एशियाई कराटे चैंपियनशिप में हिस्सा लेने वाले देश के सभी खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करेंगे और भारत के लिए मेडल्स लेकर आएंगे। देखिए, ये बहुत अपने आप में उत्साह बढ़ाने वाला है कि अपनी पूरी भारत की एक टीम जो कि नेशनल चैंपियन जो कि एशियन चैंपियनशिप के लिए जा रही है, कराटे की पूरी ये टीम वो उसकी आज यहाँ पे उत्तराखंड की देवभूमि से उनको यहाँ से प्रस्थान किया जा रहा है, जो कि अपने आप में मैं समझती हूँ कि सबके लिए बहुत गर्व का विषय है। यह पहली बार अब तक में हुआ है कि आज जो है देवभूमि में जो है पूरे भारतवर्ष से एकत्रित हमारे कराटे के सभी बच्चे जो कि एशियन चैंपियनशिप के लिए प्रतिभाग करने जा रहे हैं, तो एक निश्चित रूप से एक नया अनुभव जुड़ा है। हम लोगों ने उनको बहुत शुभकामनाएं दी हैं और उम्मीद है कि इस एशियन कराटे चैंपियनशिप में उत्तराखंड विजयी होकर अपना भारत जो है वह विजयी होकर आएगा और गोल्ड मेडल के साथ में हम इस उत्सव को फिर से दोबारा इनके मध्य में मनाने का काम करेंगे। तो एक अच्छा कदम जो है आज यहाँ पर उठा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।